हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ये सभी प्रश्न जिसको आज हम लोग देखेंगे ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही फंडामेंटल नेचर के सवाल है आगे के सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें कि एक जीके पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज कह लीजिए, उसके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा फर्स्ट सवाल क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई अगर विवाद हो जाता है तो यह मामला कहां भेजा जाता है। चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को, निर्वाचन मंडल को भेजा जाता है, निर्वाचन आयोग को भेजा जाता है या संसद को भेजा जाता है। चलिए आप कुछ समय लीजिए इसको हल करने के लिए, पहले स्वयं से हल कीजिए, इसके बाद फिर हम बात करेंगे। सवाल एक बार फिर से, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनका मामला कहां भेजा जाता है। तो चलिए अगर आपने आंसर कर पा लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नियुक्ति या निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा जो होता है ना वो सुप्रीम कोर्ट करता है। उसमें निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। तो हमारा जो फर्स्ट का राइट आंसर होना चाहिए, हमारा फर्स्ट का राइट आंसर ये होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। सेकंड सवाल कर रहा है क्या, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में। चलिए आप इसे पहले हल करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही प्राइमरी नेचर के सवाल है, इसको ना आप एकदम मतलब लोअर कैटेगरी के सवालों में रख सकते, बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले पंचायती जो राज व्यवस्था जो लागू किया गया था गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए राजस्थान में, ठीक है ना। 2 अक्टूबर आप ऐसे समझिए 1957 को, ठीक है ना, उस समय के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है ना, राजस्थान के नागौर जिले में इन्होंने, ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी राजस्थान के नागौर जिले से और समय था 2 अक्टूबर 1957। तो हमारा जो राइट आंसर जो होगा 2 का आंसर बी होना चाहिए। आते क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कह रहे कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का है, आप भी जानते हैं इसे। चलिए तो वो 5 वर्ष हम कब से काउंट करेंगे, अपने निर्वाचन की तारीख से, जिस समय से उनका निर्वाचन शुरू हुआ है। चलिए, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से 5 वर्ष, चलिए अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष और निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से 5 वर्ष। ये 5 वर्ष उनका कहां से स्टार्ट होता है। चलिए पहले आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं, अपने निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से ये मतलब ये 5 वर्ष तक रहते हैं, अपने पद ग्रहण के दिन से और निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो चलिए अगर आपने आंसर पा लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। जिस दिन से राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, यानी कि हमारा 3 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर देखते हैं। कह रहा है क्या, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कौन अधिकृत है भाई, मुख्य न्यायाधीश अधिकृत है, महान्यायवादी जिसको आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं वो अधिकृत है, महाधिवक्ता जिसको आप एडवोकेट जनरल कहते हैं वो अधिकृत है, और या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का खंडपीठ। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देते हैं या इसके लिए कौन इंटाइटल्ड है, किनको ऐसा शक्ति दिया गया, पावर दिया गया है। चलिए पहले आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए। मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का खंडपीठ। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह महाधिवक्ता होना चाहिए। देखिए जो स्थान केंद्र में महान्यायवादी का है, अटॉर्नी जनरल का है, जैसे अटॉर्नी जनरल वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है
वहां पर भाषण दे सकता है। सेम यही चीज लागू होता है महाधिवक्ता के ऊपर। महाधिवक्ता जो होता है वो क्या होता है, वो किसी राज्य के जो विधान परिषद है, सॉरी विधानसभा है, उसका वो सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसके कार्रवाई में भाग ले सकता है। और ये राज्य का सबसे बड़ा ये विधि अधिकारी होता है। ये राज्य सरकार को जरूरत के मतलब हिसाब से वो कानूनी सलाह देता है। चलिए, यानी कि इसका राइट आंसर महाधिवक्ता होना चाहिए। 4 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? सर्वप्रथम किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में और दिल्ली में। चलिए, पर ये बहुत ही आसान सवाल है और ये कई बार ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं। अगर आप प्रीवियस एग्जाम्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? वो राज्य था उत्तर प्रदेश। वो राज्य था उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी इनका नाम था। ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश की ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो हमारा राइट आंसर 5 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कह रहा है क्या कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से हुआ है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से हुआ है? चलिए, भारत तथा इंडिया, केवल इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। संविधान में है ना भारत या ये भारत तथा इंडिया है कि केवल भारत है कि हिंदुस्तान तथा इंडिया है या भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया है? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले आप इसे खुद से हल कीजिए। हमारे संविधान में हमारे देश का क्या नाम है? तो चलिए, अगर आपने इसका आंसर अगर खोज लिया है, पा लिया है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए। हमारा आर्टिकल A1, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है ना। चलिए, शैल बी, है ना, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारा आर्टिकल 1 यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारे देश के संविधान में हमारे देश का सिर्फ 2 नाम आधिकारिक तौर पर है, एक है भारत, इंडिया, और एक है भारत, बस। यानी कि संविधान में हमारे राष्ट्र का 2 नाम है, इंडिया एंड भारत। चलिए, हमारा 6 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आइए 7 नंबर में। करके बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि किसी सदन से निर्वाचित नहीं हुआ है, फिर भी वो मंत्री बन गया है, तो ऐसा वो कितना दिनों तक मैक्सिमम कर सकता है? 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 वर्ष तक और 3 माह तक। इसका राइट आंसर होना चाहिए 6 माह होना चाहिए। ठीक है ना। एक व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने वो 6 माह तक मंत्री के पद पर रह सकता है। आगे मंत्री पद पर बने रहने के लिए उसे सदन का, ठीक है ना, सदस्य होना जरूरी है। यदि वो किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ये इस तरह के सवाल बहुत और बहुत बार, मतलब लोअर लेवल से लेकर के और अपर लेवल तक के जो भी एग्जाम्स होते हैं जीके के, वो उसमें मतलब ये सब सवाल एकदम पूछे जाने वाले हैं, एकदम फंडामेंटल सवाल है ये। चलिए, नंबर आते हैं नंबर 8 में। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? किसके अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राज्यसभा के अनुशंसा पर, चुनाव आयोग के अनुशंसा पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा पर और मंत्री परिषद के अनुशंसा पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं, अधिकांश कार्य उनका होता है मंत्री परिषद के सलाह पर, मंत्री परिषद के अनुशंसा पर। यानी कि इसका मतलब है कि इसमें लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को किसके अनुशंसा लेना पड़ेगा, किसका रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा? तो मंत्री परिषद। ठीक है ना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो राष्ट्रपति को अनुशंसित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए और राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी कि हमारा जो 8 का राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। करें क्या भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और डॉक्टर संपूर्णानंद। देखिए, इसका राइट आंसर बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और बहुत आसान भी है। चलिए, आप पहले कुछ समय लीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे?
सवाल ये है, डॉक्टर के मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर संपूर्णानंद, सब में डॉक्टर लगे हुए हैं, सभी बड़े बड़े उच्च कोटि के ये विद्वान थे। इसका जो राइट आंसर अगर आपने पा लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये प्रारूप समिति का मतलब आप ड्राफ्टिंग कमेटी समझिए, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे। चलिए हम लोग आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा 9 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि आपको प्राथमिक शिक्षा देना है लेकिन मातृभाषा में देना है, ठीक है। प्राइमरी जो एजुकेशन है भारत में वो मातृभाषा में होता है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए और अनुच्छेद 351। पहले आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए कि किस अनुच्छेद में जो प्राथमिक शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो मातृभाषा में है, ठीक है। अनुच्छेद आपको 4 दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 349, 350, 350 ए और 351। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। 350 ए क्या कहता है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। चलिए यानी कि हमारा 10 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, ठीक है ना। शेड्यूल ट्राइब के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। एक बार फिर से सवाल को समझा जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, आपको अनुच्छेद का नाम बताना है जिसमें कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, जिसको आप पॉपुलरली एसटी कहते हैं, ठीक है ना, के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। चलिए 38 ए, 338 ए, 341, 16 और 82 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल सभी तरह के एग्जाम्स में ये सब सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं और इसका राइट आंसर अगर आपने खोज लिया है तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, ठीक है ना। 338 ए में देखिए, 338 ए में, ठीक है ना, राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय आयोग किसका, एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का, और एससी का, शेड्यूल कास्ट का जो राष्ट्रीय आयोग का गठन का चर्चा किया गया 338 में। देखिए ये 2 तरह के अनुच्छेद है, 338 और 338 ए। तो 338 ए का संबंध एसटी से है और 338 का संबंध जो है वो एससी से है। बहुत इंपॉर्टेंट, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब। इसका मतलब है कि हमारा 11 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, ठीक है ना। जैसे बिहार का 40 है, महाराष्ट्र का भी बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश का 80 है। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा में ये जो सीटों का जो बंटवारा है, आवंटन किस आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर और भाषा के आधार पर। बहुत ही फंडामेंटल ये सवाल है और ये जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों का सीट तय किया गया है, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा जो 12 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। आइए 13 में करें कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कौन हो सकता है, उसकी क्या योग्यता है, हम लोग क्या जानते हैं कि वह पहले तो वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर सेवा दे चुका हो, 5 वर्ष तक वो किसी उच्च न्यायालय का वो जज रहा हो। चलिए दूसरा क्या उसके लिए शर्त है न्यायाधीश बनने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का वो फेमस उच्च कोटि का जूरिस्ट हो, विधिवेता हो, है ना। राष्ट्रपति की निगाह में वो बहुत उच्च कोटि का वो जूरिस्ट हो, विधिवेता हो। चलिए अच्छा तीसरा क्या है, अगर वो दोनों में नहीं है, ना तो वो फेमस जूरिस्ट है ना तो वो जज रहा है, तो वो किसी उच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वो एडवोकेट का काम किया हो। यानी कि आपका आंसर मिल गया है कि उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए कितने, कम से कम कितने वर्षों तक उसने उच्च न्यायालय में एडवोकेट का पद संभाला है, तो कम से कम 10 इयर्स, यानी कि हमारा राइट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है ना, 13 का बी। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए, कह रहे क्या कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो 10 वर्ष, और जज कितने वर्षों का होना चाहिए, तो कम से कम 5 वर्ष। चलिए ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है ना। करे क्या निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का है, न्याय के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 78 है भारतीय संविधान संसद का गठन। अनुच्छेद 192 में है भारतीय संविधान के मतलब 192वां अनुच्छेद क्या कहता है, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। और अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान का क्या कहता है, आपात स्थिति की घोषणा, इमरजेंसी की घोषणा। चलिए इसमें से सही सुमेल चुनना है। देखिए 17 का संबंध किससे, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, है ना। पहले भारत में छुआछूत बहुत था, आज भी है, प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस पर कानून बनाया गया है। अनुच्छेद कहता है क्या, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। चलिए तो इसका मतलब कि यह हमारा गलत है। चलिए अनुच्छेद 78 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 क्या कहता है, संसद का गठन नहीं, संसद का गठन नहीं, यहाँ पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को चीजों से अवगत कराए। यानी कि ये जो 78 जो ये आर्टिकल है ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ चीज है, संसद से नहीं है। चलिए 192 भारतीय संविधान का 192 अनुच्छेद क्या है, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते नहीं, इसका संबंध राज्य के विधानसभा से है, राज्य के विधानमंडल से है। ये 192 में जब आप चले गए तो इसमें स्टेट आ गया, केंद्र खत्म, संसद खत्म, ठीक है, इसमें केंद्र आ जाएगा, विधानमंडल के सदस्य से संबंधित इसमें बातें कही गई है। और अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान का 352 क्या है, आपात स्थिति की घोषणा, यही सही है ना। जैसे कि 3 इमरजेंसी पावर्स दिए गए हैं, एक है पावर आपका नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, तो आपात स्थिति की घोषणा ये 352वां अनुच्छेद कहता है। इसका मतलब है कि हमारा 14 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइए नंबर 15 में आते हैं। भारतीय संसद बनती है, बहुत ही एलिमेंट्री सवाल है ये काफी एलिमेंट्री सवाल है। भारत की संसद बनती है, किनसे बनती है, केवल लोकसभा से, लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। बहुत ही फंडामेंटल ये सवाल है, आप इसे जरूर पहले बनाने की कोशिश कीजिए, कम से कम समय में आप इसे डील कीजिए। भारतीय संसद बनती है, किनसे बनती है, केवल लोकसभा से, लोकसभा एवं प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। चलिए अगर आपने इसका आंसर अगर खोज लिया है, पा लिया है, तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे भारतीय संसद के 3 अंग है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा 15 का राइट, इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है ना, संसद से प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है, तो हमारा राइट आंसर 15 का डी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा, यानी कि राष्ट्रपति तो बना लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी और आर वेंकटरमन, इनमें से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। आप इसे खुद से पहले हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए अगर आपने इसका आंसर पा लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, नीलम संजीवा रेड्डी लेकिन ये नहीं थे, ठीक है ना, ये सिर्फ राष्ट्रपति बने, ये उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं आसीन हुए। और आर वेंकटरमन ये राष्ट्रपति होने से पूर्व है ना उपराष्ट्रपति थे। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए 16 का आंसर सी होना चाहिए। आइए 17 में करेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, उनके अलग अलग अध्यक्ष थे, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव थे। तो करें क्या कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ठीक है। अब इसमें आपके चॉइस दिए गए हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, BN राव और KM मुंशी। चलिए आप थोड़ा सा समय लीजिए इसको हल करने के लिए। चलिए अगर आपने हल कर लिया है तो इसका राइट आंसर BN राव होना चाहिए, ठीक है ना। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो डॉक्टर BN राव थे, यानी कि हमारा 17 का राइट आंसर सी होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे, ये प्रारूप कमेटी के सदस्य अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कहने का तात्पर्य क्या, KM मुंशी कौन थे, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन KM मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, ठीक है ना,
और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और के मुंशी के क्या थे, सदस्य थे। के मुंशी क्या थे, सदस्य थे। चलिए, इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा 17 का आंसर सी होना चाहिए। आइए नंबर 18 में, निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। एक मामला आपको देखना है जिस पर हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है। ये दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। चलिए, केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का परिवर्तन, इन्फोर्समेंट, और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, इसमें से कौन से मामले जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। मूल अधिकारों के परिवर्तन, मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स का जो इन्फोर्समेंट है, इसे उच्च न्यायालय भी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। बाकी जिस चीज केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद, ये इसका निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उच्च न्यायालय की भूमिका खत्म। राज्यों, अगर कई राज्यों में अगर परस्पर किसी चीज को लेकर विवाद है तो इसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है ना, बस आप मोटा मोटी शब्दों में समझिए। और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, तो संविधान का हमारा ये गार्जियन कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहलाता है, संविधान का गार्जियन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि संविधान के उल्लंघन से संरक्षण आपको कौन प्रदान करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। वहां पर हाई कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। तो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, 18 का आंसर सी होना चाहिए। आइए नंबर 19 में आते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में हमें जो नागरिकता प्राप्त है ये एकल नागरिकता है। ठीक है ना, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, वहां पर राज्य के अलग नागरिक का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और केंद्र द्वारा आपको अलग सर्टिफिकेट दिया जाएगा नागरिक होने का। तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, ये दिमाग में रखना है बात को। अमेरिका में ना दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। तो इसमें 19 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए नंबर 20 में आते हैं। करें कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहां से। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, यूएसएसआर से और फ्रांस से। ये जो ग्रहण करने वाली बातें हैं अलग अलग चीजों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल अक्सर ऐसे आते रहते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगर आप आंसर खोज चुके हैं, पा चुके हैं, तो इसका आंसर आयरलैंड होना चाहिए। ठीक है ना, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कॉन्सेप्ट लिया गया है, यानी कि हमारा 20 का राइट आंसर बी होगा। चलिए आते हैं 21 में। करे क्या कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि अभी तो बात हुआ था एक पिछले सवाल में कि राष्ट्रपति 5 सालों तक रहते हैं अपने पद ग्रहण के समय से, है ना, उनका 5 साल काउंट होता है। लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति को, है ना, पद से हटाया मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उनके पद से। तो किस द्वारा, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग इंपीचमेंट द्वारा और न्यायालय के ट्रायल द्वारा। ठीक है ना, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। ठीक है ना, ये इंपीचमेंट लगता है राष्ट्रपति पर हटाने की प्रक्रिया के रूप में। ठीक है ना, चलिए इसका मतलब है कि हमारा 21 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइए 22 में। करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। 25 जो आर्टिकल 25 है वो क्या कहता है। समानता के अधिकारों से संबंध है, संपत्ति के अधिकारों से संबंध है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है ना, आर्टिकल जो 22 है वो धर्म के स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए हम लोग बात करते हैं 23 में। कह रहे हैं क्या, सेवानिवृत्त होने के पश्चात, रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्त का मतलब रिटायरमेंट होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। वकालत, ये हमको ध्यान देना है, एडवोकेसी कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं भाई, केवल सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। एक बार फिर से, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश याद रखना है। ठीक है ना, वकालत कहां कर सकते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, केवल उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में वकालत कर सकते हैं, और किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे जरूर पहले स्वयं से हल करने की कोशिश कीजिए। सेवानिवृत्त होने के पश्चात
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो ये वकालत कहीं नहीं कर सकते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट ये कहीं वकालत नहीं कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी होना चाहिए, ठीक है ना। 23 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आइएगा 24 में। कह रहे कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे जिनका किसी ने सब सहमत है कि नहीं भाई हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, है ना, वीवी गिरी, एन संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए एन संजीवा रेड्डी होना चाहिए, ठीक है ना। 24 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए 25 में आते हैं। कह रहा है क्या, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो फर्स्ट स्पीकर कौन थे जिनके खिलाफ लोकसभा में, ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि वो सफल नहीं हुआ, वो अलग चीज है ना। चलिए ऑप्शन क्या कर रहा है, बी आर जाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और के एस हेगड़े। इनमें से कौन, है ना, इनमें से किनके विरुद्ध लोकसभा में, ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इसका राइट आंसर होना चाहिए जीवी मावलंकर, ठीक है ना, जीवी मावलंकर। 25 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइएगा 26 में। करें क्या, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कितने तारीख को? हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस तिथि को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा अधिगृहित अंगीकार कर लिया गया। यानी कि हमारा 26 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइएगा 27 में। कह रहे क्या, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको आप कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको आप कहते हैं, एक राज्य का राज्यपाल और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो राष्ट्रपति है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की वो नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा 27 का राइट आंसर डी होना चाहिए। चलिए आते हैं 28 में। कह रहे क्या, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो आपकी स्क्रीन के सामने है? नंबर 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 24, यानी कि हमारा 28 का राइट आंसर डी होगा। आइएगा इसके बाद आते हैं विधि के प्रश्न पर, लॉ के क्वेश्चन पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किससे है? भारतीय सुप्रीम विधि के प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। लीगल किसी मैटर पर, किसी लीगल मैटर पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को और उपयुक्त सभी को। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए यानी कि हमारा 29 का आंसर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है कौन सा भाई क्षेत्राधिकार है इनका? परामर्शदात्री, अपीलीय, संवैधानिक और प्रारंभिक। तो इसका राइट आंसर प्रारंभिक आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यानी कि हमारा 30 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। बच्चों तो ये हमारा आज का ये वीडियो सेशन में इतने सारे क्वेश्चंस पर बात हुए हैं। इनमें जो सवाल जो दिए गए हैं हल करने के लिए ये काफी फंडामेंटल नेचर के सवाल है और इनकी समझिए कि इनकी जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स में आने की वो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।